हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास जितना भी एरिया है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो सारा कृषि ही है। और आपको शायद इसके बारे में अच्छे से पता है कि कृषि कहते किसे हैं। फिर भी हम कुछ टेक्निकल लाइनों में इनको देखेंगे कि एग्रीकल्चर होती क्या है। तो वैसे आपको पहले बता देते हैं कि जो कृषि है भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारी जितनी जनसंख्या है उसका 2/3 भाग आज भी कृषि के ऊपर निर्भर करता है। कृषि हमारी एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंदर चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से निःशुल्क प्राप्त होती हैं या हमारे बिना कॉस्ट के, या इसको हम कहें कि बिना मानव के हस्तक्षेप के पैदा हो जाती हैं। और ये हमारे बहुत सारे खाने की चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ज़्यादातर सारी चीज़ें हमारे कृषि से ही पूरी हो जाती हैं। अगर हम कुछ की बात करें जैसे चाय है, कॉफ़ी है, मसाले है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जो वस्तुएं हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध होती हैं तो उनको हम आगे निर्यात भी कर देते हैं दूसरे देशों में, क्योंकि हमारे पास उनकी आवश्यकता जितनी थी उतना हमने इस्तेमाल कर लिया है और उसके बाद हम उसे आगे निर्यात कर देते हैं। तो अब आती है कि कृषि कहते किसे हैं। कृषि खेती के अंदर, या हम बात करें मिट्टी के अंदर, जब हम बुआई और खुदाई, बाही जिसको कहते हैं, बाही और खुदाई अगर हम करते हैं, इस प्रक्रिया से जो हमें अनाज पैदा होता है या जो भी फसल पैदा होती है उसे कहा जाता है कृषि। कृषि इस माने कितने प्रकार की होती है अभी हम ये देखेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहली है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि वो होती है जो छोटे किसान होते हैं अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पर अपने आप खुद खेती पैदा कर लेते हैं। वो सामान्य हल की सहायता से, या आजकल हम बात करें मशीनरी आ गई है उनकी सहायता से, जो खुद ही छोटे परिवार के हैं अपने खुद ही पैदा कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा श्रम की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, वो आसानी से इसको पैदा कर लेते हैं। और दूसरी बात बताएं अगर हम, कि ये कृषि को एक कृतक दहन प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी ज़मीन के खाली टुकड़े को साफ करता है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर पहले वन है या झाड़ियाँ पैदा हैं या कोई और घास है, तो उसको जला के साफ करके कृषि पैदा कर लेता है, कृषि योग्य भूमि पैदा कर लेता है। और वहाँ कुछ साल खेती करता है, उसके बाद वो फसल कृषि योग्य वो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती और उसको छोड़ के वो दूसरे स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है कर्तन दहन प्रणाली। अगर हम बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप लगातार भूमि से जो उपजाऊपन है, उसके अंदर नाइट्रोजन है या उसके अंदर जो भी उसके उपजाऊपन के कण हैं, वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाते हैं, मृदा अनाज पैदा करना बंद कर देती है या फसल पैदा करना बंद कर देती है, इसलिए उसको खाली छोड़ना पड़ता है ताकि वो दोबारा से अपनी उस चीज़ को वापस प्राप्त कर सके, अपनी ताकत को दोबारा प्राप्त कर सके। और इसी कृतक दहन प्रणाली को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। कि झूम कृषि जो है हमारी ये उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कहा जाता है। मणिपुर में पामुल और छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिलों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ऐसे हमारे इंडिया के अंदर तो इसको ऐसे ही नामों से जाना जाता है। और कुछ नाम इसके हैं जो बाहर भी जाने जाते हैं, जैसे झूम को कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, बेल्जिया में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोलो, इंडोनेशिया में लंदांग और वियतनाम में रे के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही भारत के अंदर कुछ और राज्य हैं जिसके अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो इसके अंदर इन्होंने दिखाए हैं, आप एक बार इसको देख लेना। ये देखिए इन्होंने इसका कुछ हिस्सा दिखाया है कि हम किस प्रकार खेती करते हैं, कि यहाँ वन है या हमारे ज़्यादा जंगल पैदा हैं उनको जला देते हैं, बाद में इसको बाही के द्वारा या गुड़ाई के द्वारा जो भी हम इसको प्राप्त करते हैं तो इसको यहाँ से हम वापस कृषि योग्य बना लेते हैं। ये रिंझा असम में डिक्कू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा
भूमि के टुकड़े पर उगती वनस्पति को काट कर व जलाकर करते देख कर आनंद का अनुभव करती है वह करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नालों द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत में सिंचित करने की सहायता करती है। कि जो बांस के बड़े बड़े पोरे होते हैं, इनसे पानी इकट्ठा हो जाता है, इनमें इनके द्वारा अपनी भूमि को सिंचाई देती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु छोटी सी बच्ची को अपने खेत की मिट्टी की उर्वरता घटने के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके कारण उसका परिवार को अगले वर्ष नई भूमि पर टुकड़े की तलाश करनी होगी या आगे उसको जाना होगा। दूसरी आती है हमारी, पहली थी हमारी जीवन निर्वाह कृषि या प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी आती है हमारी गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि क्या होती है, उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, खाने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं और भूमि का हिस्सा कम है, तो वहाँ की जाती है गहन कृषि। यहाँ क्या होता है कि वहाँ श्रम को ज़्यादा लगाया जाता है और अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा, जैसे रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और यूरिया डाल दिया जाता है, पानी की ज़्यादा सिंचाई दे दी जाती है। तो इस प्रकार के कार्य उनमें किए जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि भूमिगत भूस्वामी के विरासत में अधिकारण के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी का आकार लगभग छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। कि जो हमारे यहाँ भूमि है हर साल कम टुकड़ों में बढ़ती हुई जा रही है और एक लाभ भी इसको जो प्राप्त होता है वो बहुत कम हो रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न मिलने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं और कृषि पर भूमि का दबाव अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि अब किसानों के पास या किसान के जो और व्यक्ति हैं, जो परिवार में और अन्य व्यक्ति हैं, उनके पास और रोजगार तो है नहीं, तो कृषि के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ा लेते हैं, उससे ज़्यादा उत्पादन पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपको पता है वो क्या करते हैं, ज़्यादा खाद डालते हैं, ज़्यादा पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ज़्यादा दोहन करना उसका शुरू कर देते हैं। जैसे एक साल में 2 या 3 फसलें पैदा कर लेते हैं। तो इस प्रकार की कोशिश जो उनके द्वारा की जाती है वो हमारी कृषि के ऊपर ज़्यादा दबाव डालती है। इसके बाद आती है वाणिज्यिक कृषि। जो हमारी गहन कृषि थी ना, ये इसी का भाग है, लगभग इसी के जैसे होती है। इसके लक्षण भी जो हमारे आधुनिक निवेश और अधिक पैदावार करने वाले खाद, बीज और दवाइयों, कीटनाशक का उपयोग करके इसको पैदा किया जाता है। इसका काम होता है कि इसको सिर्फ बेचने के लिए या बिजनेस के लिए कहें हम, उसके लिए तैयार की जाती है। कृषि में वाणिज्य का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। अगर हम हरियाणा और पंजाब में चावल की वाणिज्यिक एक फसल है, क्योंकि हम सारा चावल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको पैदा करते हैं आगे बेचने के लिए। गेहूं को बात करते हैं, गेहूं को बेचने के लिए। ऐसे ही उड़ीसा में जीविका फसल है, ऐसे ही उड़ीसा में भी यह एक जीविका फसल है। क्योंकि अगर बात करें, एक ही फसल अलग अलग प्रदेशों में वाणिज्यिक फसल भी हो सकती है और जीवन निर्वाह फसल भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है उड़ीसा में चावल ना पैदा होता हो, तो जो पैदा करते हैं खुद ही इस्तेमाल कर लेते हो, और जो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनके पास ज़्यादा बच जाता है, वो आगे बेचने के लिए या आगे उनको सेल करने के लिए पैदा करते हैं। तो रोपण कृषि भी एक वाणिज्यिक कृषि ही होती है। रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि देखिए दोनों सेम होती हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क होता है। कि इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। बात आती है कि देखो, हम वाणिज्यिक फसल तो हम क्या करते हैं, हो सकता है हमारे पास 20 एकड़ है, 20 में से हम 10, 12, 15 एकड़ में कुछ बो लेते हैं और 3-4 एकड़ में कुछ और कर लेते हैं, 2-3 एकड़ में हम कुछ और फसल पैदा कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे वाणिज्यिक फसल तैयार हो सकती है। लेकिन जो हमारी रोपण फसल होती है वो 20 के 20 एकड़ में एक ही फसल पैदा होगी। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक मजदूर चाहिए होते हैं। जैसे हम बात करें, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केवल इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ये केवल एक ही प्रदेश में यही फसलें की जाती हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण कृषि के उत्पादन बिक्री के लिए होता है, एक ही उसके अंदर अधिक मात्रा में इनको पैदा कर लिया जाता है। अब बात आती है इसी के अंदर, और इसके साथ जो हमारी रोपण फसल होती है, इसके साथ परिवहन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना होता है, उसके लिए भी इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे है शस्य प्रारूप, कि हमारी जो फसलें हैं इनको किस रूप में बांटा गया है। अपने भारत में भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता के संबंध में अध्ययन किया है कि देश की कृषि पद्धति और शस्य प्रारूप में प्रतिबंधित होता है।
देश में बोई जाने वाली फसलें अनेक प्रकार के खाद्य और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले आदि शामिल होती हैं। भारत में 3 शासीय ऋतुएं होती हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। जो हमारी फसल होती है रबी की फसल जो हमारी शीत ऋतु में होती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। रबी की फसल में हमारे जैसे आती है गेहूं आती है, चना आता है, सरसों आती है, ये फसलें, जौ भी आता है, ये रबी की फसलें होती हैं। और इनको क्या कहना है, अप्रैल और जून में काट लिया जाता है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पर यही फसलें ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। इसके बाद बात करें कि रबी की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। कि जब हमारे यहाँ 1860 के दशक के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रांति आई थी, उसमें इसका विशेष योगदान रहा है। दूसरी बात हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, जैसे ही हमारी रबी की फसलें कट जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जो हमारी यहाँ सर्द ऋतु आती है, जिसको हम जून जुलाई के आसपास ही इनको बोते हैं। जैसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें मुख्य चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें जैसे ओस, अमन और बोरे बोई जाती हैं। रबी और खरीफ की फसलों के बीच एक ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। इसमें हमारी वो फसलें आती हैं जिसमें हमारे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारों की फसलें की खेती की जाती है। जैसे पशुओं के लिए हम चारा बनाते हैं, ज्वार वगैरह बोते हैं। तो गन्ने की फसल को भी तैयार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार की फसलें हमारे ये इनमें आती हैं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।